Hello and welcome to CN News. So here is with me Dr. Manohar Lal Sharma. He is a former Minister of Congress. So let's just talk to the Manohar Lal Sharma. Hello and welcome sir. थैंक यू। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस टाइम पे आपको पता होगी कि जीडीपी का कितना ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है। -23.9% जो जीडीपी का है वो डाउनफॉल आ गया। हमें 4 डेकेड्स आफ्टर 4 डेकेड्स हमें ये देखने को मिला है, इतना ज़्यादा डाउनफॉल। और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो जीएसटी है, जीएसटी की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कितनी इफ़ेक्ट हुई है? और उसके अलावा अगर हम बात करें डीमोनेटाइजेशन की, डीमोनेटाइजेशन ने क्या रोल प्ले किया है हमारी इकोनॉमी गिरावट पे? हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे आपने बात की है। जीडीपी हमारे देश का पूरी दुनिया में आ रहा कंपैरिजन करें और इस दौर में इतनी गिरावट आई है -23.9। पिछले 50 वर्ष का हम देखें, इवन के 70 ईयर का आज़ादी के बाद का दौर हम देखें, देश ने बहुत ही गरीबी भी देखी है, बहुत आर्थिक तंगी भी देखी है और संघर्ष से ये देश निकला है। और जो गिरावट इस वक्त जीडीपी में आई है पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। ये केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, किसी एक लीडर के लिए नहीं, देश की सरकार को भी गंभीर होना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ रखता है या किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं रखता, आम नागरिक है, कॉमन आदमी है, उसको भी इतना गंभीर होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख से, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज देश के अंदर पिछले 6 और 7 वर्ष के अंदर जो भी फैसले हम भाजपा की सरकार के द्वारा लिए गए, चाहे वो नोटबंदी जो आपने पहले जिक्र किया, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को एक गहरी ठेस पहुंची है। मैं ये कह सकता हूँ नोटबंदी और जीएसटी 2 एक ऐसे फैसले थे जिससे देश की जीडीपी को, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है जिसने, और आज उसका नतीजा देश के और दुनिया के अर्थशास्त्री हमेशा शुरू से कहते रहे, हमारे पास ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बड़ा अर्थशास्त्री इस देश में अभी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त कहा था जब नोटबंदी हुई है, जीएसटी हुआ है और कि जीडीपी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये फैसले सही वक्त पर नहीं लिए, विदाउट प्रिपरेशन नहीं लिए हैं, विदाउट होमवर्क किए ये फैसले लिए गए हैं और इसी वजह से आज देश इस दौर से गुजर रहा है। उसके बाद कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद आप लॉकडाउन जो आपने किया अनप्लान्ड तरीके से, विदाउट एनी मैनेजमेंट, विदाउट एनी प्रॉपर होमवर्क, तो ये सभी फैक्टर जो हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और कहीं ना कहीं देश का प्रत्येक नागरिक इसकी मार, करोड़ों लोगों का रोज़गार चले गए हैं, नए रोज़गार पैदा होने तो दूर रहे। जो मोदी जी हमेशा अक्सर कहा करते थे, बीजेपी के तमाम जो लीडरशिप है वो कहती थी कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे अपने एक प्रतिवर्ष में। आप देख लें करोड़ों के लोगों के जॉब गए हैं, नई जॉब क्रिएशन नहीं हो पाई, प्राइवेट सेक्टर आगे पलप नहीं पाया, आगे बढ़ नहीं पाया। प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया का अपना मध्यम वर्ग बिजनेसमैन था उसकी कमर तोड़ दी है, वो तो अपने पाँव पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हर चीज़ पे जो फैसले उन्होंने लिए, इनके पास कोई नीति नहीं है देश को गवर्न करने के लिए। और देश की जो बुनियाद थी, फाउंडेशन थी, जो आइडिया ऑफ इंडिया था, बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया था, उसको उन्होंने छेड़छाड़ की है। तो उस वजह से आपने जहाँ ऐसा माहौल बना दिया है कि कहीं ना कहीं हर आदमी डरा हुआ है, बिजनेसमैन डरा हुआ है। बिजनेसमैन अपने काम को आगे बढ़ाने में सरकार की कोई स्थायी स्टेबल पॉलिसीज नहीं है। कभी नोटबंदी का फैसला लेते हैं, कभी आप जीएसटी लागू करते हो और जीएसटी में आपने ये वादा किया देश के साथ कि आप सिंगल टैक्स प्रणाली करेंगे, आपने 4 टैक्स लगा दिए, उसके ऊपर आप सेस लगा देते हो। पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में नहीं लगाते हो, लिक्विड वाइन को जीएसटी के दायरे में आप नहीं लगाते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपने अपने आदमियों को
और भाई भतीजाबाद करने के लिए, और इतनी छूट आपने रखी है ताकि आप इसमें बंदर बांट करें। और इसका नतीजा आप जीएसटी में आप देखो 4 स्लैब्स हैं, 28% भी है, 18% भी है, 14-16% भी है, 5% खाने वाली चीज़ों में भी लगाया, सरस में भी आप सरस टैक्स आपने लगा दिया, सेस आपने लगा दिया। तो ये टैक्सों से भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुँचाई है और बड़ी लोग पीड़ा में हैं। जहाँ का युवा वर्ग पीड़ा में, वो कुछ पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो था, वो उनको होप थी मोदी जी के आश्वासन के बाद, इनकी बड़ी एस्पिरेशन उनकी बड़ी थी कि जॉब क्रिएशन जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीति से भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, वो जॉब क्रिएट होंगे, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, उनकी लाइफ और कंफर्टेबल होगी। मगर उसके बजाय सैलरी घटी है, जॉब चले गए हैं, जॉब रिस्क में है, नया जॉब क्रिएट नहीं हुआ प्राइवेट सेक्टर में। सरकार में जो है 10 लाख के करीब जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मोदी जी के नाम कंट्रोल में है डायरेक्टली, उसमें वैकेंसी खाली हैं। पिछले 6 वर्ष में उसमें वो फिल करने में जो सक्षम नहीं रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की आप बात देखें, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, कभी निकालते हैं, कभी कैंसिल करते हैं, कभी स्टेट सेलेक्ट के आधार पर लाते हैं, कभी डोमिसाइल ला रहे हैं, फिर डोमिसाइल को अमेंड करते हैं। तो इतने कन्फ्यूज्ड हैं, मैं ये कहता हूँ इतने कन्फ्यूज है, इनके पास कोई नीति नहीं है। इनके द्वारा एक बात और, एक जो आप देखते हो देश के जो अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 जाने के बाद आपने वहाँ के गवर्नर रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब को रिज़ाइन देना पड़ा। उसके बाद आप देख ले, आपने अपनी चॉइस के, अपने मनपसंद के गवर्नर लाए, उर्जित पटेल साहब। वो क्यों 5 साल से पहले 3 साल में या 2 साल में क्यों चले गए? ये बातें हैं। नीति आयोग आपने बनाया, प्लानिंग कमीशन को आपने ख़त्म कर दिया, नीति आयोग के लोगों को भी आपने काम नहीं करने दिया। पहले ये फैसला ही गलत था, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। वो एक पूरी वॉच डॉग का काम करता था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में गाइड करता था। जो भी हुकूमत थी उसको गाइड करता था, डिपार्टमेंट को गाइड करता था, कहाँ कहाँ लुकुनेस हैं, कहाँ कहाँ लूप होल हैं, उनको प्लग करना है, देश की विकास की गति को कैसे एक्सेलरेट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें थी, आपने उसको विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपने उसको कैंसिल कर दिया। फिर आपने नीति आयोग लगाया, और वो उसमें वो आपने जो डिप्टी चेयरमैन लगाए, पंखड़ी साहब मोदी जी के बड़े अपने आदमी थे, बहुत क्लोजेस्ट मानने जाते थे। क्योंकि जब मोदी जी अपने इलेक्शन मोड में थे, कैंपेन में थे पर पिछले 2014 की इलेक्शन में, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रशंसा उनकी पत्रकारिता में और मीडिया में की। तो उन्होंने उनको लगा मेरा आदमी है, मेरा एडजस्टमेंट रहेगा, उसको लाया। और पंखड़ी साहब को भी अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही रिज़ाइन देना पड़ा। उनको महसूस हुआ कि नीति आयोग का जो कार्य होना चाहिए वो काम तो वो है नहीं, उनकी रिकमेंडेशन को मानता नहीं, उनको देश की डिपार्टमेंट के जो स्टैटिकल डाटा है, इनपुट्स है, वो कोई देता नहीं। तो अल्टीमेटली सिर्फ जाय करने के लिए कुछ लोग नहीं बैठे रहते। ऐसे उर्जित पटेल के जी के बाद आपको डिप्टी गवर्नर जो अब आए हैं, ये भी बार बार कह रहे हैं कि देश बैंक घाटे में, एनपीए बढ़ रहा है। आप फर्दर स्टेट को 2 लाख करोड़ आपने एक बार ले लिया देश ने बैंक से, उसके बाद आपने 50,000 करोड़ एक बार ले दिया। आपने सोना जो है गोल्ड विदेश बैंक में गिरवी रख के आप पैसा लेके कब तक देश को चलाओगे? देश आर्थिक खसारे की तरफ बढ़ रहा है, दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है, चिंता के विषय है। और मैं एक जहाँ के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं इतना कहता हूँ, देश का जो मीडिया है वो भी रोल प्ले करे और देश की जनता को, देश की सरकार को आईना का काम करे, बताए ग्राउंड की हकीकत क्या है। मोदी जी के बड़े बड़े सपने दिखाने से देश की हकीकत नहीं बदलती। लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पेट मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूर से आपने मजदूरी छीन ली है, व्यापारी से व्यापार छीन लिया, किसान से खेती आपने छीन कर ली है। तो हर जगह अपने युवाओं को रोज़गार आप नहीं दे रहे हो। लगभग 30 करोड़ के करीब युवा बेरोजगार हैं, 60 करोड़ हाथ बेकार बैठे हैं, मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, आंखें बचा के देख रहे हैं कि कब मोदी जी नौकरियों का ऐलान करेंगे, हमें काम मिलेगा। और उनकी एनर्जी चैनलाइज करके देश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए वो देश की उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करें।
सर जैसे कि आपने अभी कहा कोरोना वायरस का, आपने कहा कि कहीं ना कहीं उनकी मैनेजमेंट, हमारे गवर्नमेंट की मैनेजमेंट गिर गई, तो जिसकी वजह से जो हमारा कोरोना वायरस है उसका जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया, जबकि हमारी इतनी ज़्यादा पाबंदी, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद भी जो हमारा कोरोना वायरस है उसका ग्राफ काफ़ी दिन ब दिन बढ़ता गया। इनफैक्ट अभी हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है रहने के लिए, लोगों को होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है कि गवर्नमेंट कहाँ फेल हो गई, क्यों ऐसा हो गया, पैंडमिक इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया इंडिया में, जबकि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें वहाँ पैंडमिक का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया। हम तो इनफैक्ट इस पैंडमिक को सस्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में लोग जो है वो हॉस्पिटल की इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन्हें होम आइसोलेशन के लिए रख रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रॉपरली क्योर भी नहीं कर पा रहे। तो इस सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये बहुत गंभीर इशू है और एक चुनौती है पूरी दुनिया के लिए और देश के लिए भी। देश की सरकार ने शुरू में इसको बड़े हल्के में लिया और उसके बाद जब चाइना में पहला केस आया, आप शुरू से देखो, नवंबर में चाइना में केस आने शुरू हो गए। तो चाइना इमीडिएटली हमारा पड़ोसी देश है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था इंडिया में ये वायरस नहीं आएगा। हमें उसी वक्त WHO की जो गाइडलाइन थी, एडवाइजरी थी, उनको देखते हुए देश में तैयारी करना शुरू करनी थी। एक दो तैयारी बड़ी लेट की, हमारे पास उतने वेंटिलेटर नहीं है, उतने आइसोलेशन के वार्ड नहीं है, उतने हॉस्पिटल नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं है और उतना पैरामेडिक्स नहीं है, उतना हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जो टेस्टिंग लैब की फैसिलिटी कम थी। एक बात, तभी शुरू में कम इसलिए आ रहे थे, एक ही फैक्टर ये भी था, टेस्टिंग कम हो रही थी। अब टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तीसरी ये बड़ी दिक्कत ये रही, जो स्टेप देश के मजदूर को और इनको रोकने से नहीं होगा। ये वायरस इंडिया में पैदा नहीं हुआ, इतना साइंटिफिक रिसर्च आज तक आ गई है। हालांकि इसमें बड़ा काम, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई क्रिएटिव जो ऐसा ट्रीटमेंट या मेडिसिन तैयार नहीं हुई है, उसके लिए तो काम चल रहा है। ग्लोबल सोसाइटी चिंतित है, कर रही है, इंडिया में भी काम चल रहा है, बड़े एडवांस्ड कंट्री है, वो भी काम कर रहे हैं। इसमें आएगी, इसमें दिक्कत बात नहीं है, समय लगेगा थोड़ा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए जो होम वर्क हम कर सकते थे, हम बजाय अपने मजदूरों को लॉकअप में रखते, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लॉकअप रखते, जो विदेश से लोग आए हैं, जहाँ से वायरस आया, इंपोर्ट किया हमने, जो विदेश के से वायरस आया उसको हम एयरपोर्ट पे चेक करते, आइसोलेशन सेंटर एयरपोर्ट पे होते। मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ा गलती जो है गवर्नमेंट की रही है, एक तो हल्के में लिया, नॉन सीरियस रहे, दूसरा उसके लिए तैयारी नहीं की, तीसरा इनको बड़ी दिक्कत थी क्योंकि ट्रंप साहब की इलेक्शन थी, मोदी जी को तो देश की चिंता कम थी। ट्रंप जी की इलेक्शन के लिए उन्होंने पहले जहाँ गुजरात वाला प्रोग्राम कराना था, जिसमें लाखों लोग जमा किए, हज़ारों की तादाद में विदेश से लोग आए, अमेरिका से आए। आप देखो सबसे ज़्यादा, आपको न्यूज़ देखी है कभी, गुजरात में, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा पेशेंट पहले वहाँ से शुरू हुए, बम्बे में आए और दिल्ली में आए। तीनों स्टेट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे सिटी। कौन से क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे हमारी गवर्नमेंट? वही बात है, सबसे पहले बम्बे, गुजरात और दिल्ली अफेक्ट हुआ। उससे जब ये अफेक्ट हो रहा था तो ये इट मीन्स बाहर से वायरस आ रहा था। आपको इमीडिएटली देश के मजदूरों को एक दूसरे स्टेट से आना रोकना नहीं था, व्यापारी को नहीं रोकना था, एम्प्लाई को नहीं रोकना था, स्टूडेंट्स को नहीं, आप इंटरनेशनल बाउंड्री को रोकना चाहिए था। वहाँ लिमिटेड लोग आते जो अपने लोगों को लाना था, उनकी टेस्टिंग होती, आइसोलेशन में रहते 15 दिन, 20 दिन, 21, जो भी SOP है, SOP को फॉलो करते हुए उनका ट्रीटमेंट करके जब बिल्कुल वो क्लियर हो जाता कि वायरस से फ्री हैं, उनको फिर घर में भेजते। वो लोग आए, अपने घर में आए, अपने गांव में फैला के, फिर उनको पकड़ा गया, उसके बाद उनकी टेस्टिंग हुई, पॉजिटिव आए, फिर ट्रीटमेंट हुआ। एक बात, एक गलती हुई। उसके बाद जनवरी के बाद आप देखो 29 जनवरी को ना हमारे पास पॉजिटिव केस आ गया था, कहाँ का, केरला का, पहली केस रिपोर्ट हुआ। 28 को ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडवाइजरी जारी की, 28 जनवरी। 6-7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा, फ्लोर ऑफ हाउस का,
कि इसको हल्के में नहीं लें, बड़ा गंभीर इशू है, एक ग्लोबल महामारी है और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना डॉक्टर्स है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना हमारे पास हॉस्पिटल में इतने वेंटिलेटर हुआ है। इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा इमीडिएटली पड़ोसी मुल्क है जहाँ होगा, और अल्टीमेटली उसको हल्के में लिया, उसको मजाक में लेते रहे। फरवरी में हमने किया, फिर ट्रंप जी की विजिट होने के बाद जकदम लॉकडाउन इंडिया में तो कर दिया, बाहर से लोग लाए, उनको प्रॉपरली चेकअप करते तो वायरस इंडिया में आता ही नहीं, एक भी इन्फेक्टेड बंदा नहीं आता तो इंडिया में इन्फेक्शन आगे फैलता नहीं। एक तो सबसे बड़ी गलती हुई है, उसको ठीक नहीं किया। आज भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट्स में, उनको प्रॉपर वो कर लें। जो इन्होंने जहाँ SOP रखी है, मुझे समझ नहीं आती, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं और महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट और भाजपा जो मर्जी बड़े फंक्शन कर ले, उनके लिए कोई आइसोलेशन का बात नहीं है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बात नहीं है। वो मास्क और सैनिटाइजर वगैरह माने नहीं माने, हेल्थ डिपार्टमेंट को मान लें, उनकी एडवाइजरी को माने नहीं माने, वो कर लें, आम लोगों को डंडा मारते, एक बात। दूसरा, आपने लखनपुर में इतना डंडा रखा है, लखनपुर ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो गया, अलग ही स्टेट है। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। आप पूरे देश को खुला रखा है, आप एक मुहिम एक नेशनल लेवल में पॉलिसी डिवाइस कीजिए और पॉलिसी इन्फोर्स करिए। आप गांव से लेके नेशनल कैपिटल तक हर आदमी उसको बना। आपकी इतनी कन्फ्यूज पॉलिसी है। केंद्रीय सरकार कहती है इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कोई रोकेगा नहीं, इंटर स्टेट नहीं रोकेगा। जम्मू DC आके इसको बंद कर देता है, कठुआ सांबा DC बंद कर देता है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इससे भी एक कन्फ्यूज़न हुई और दूसरा लोगों को भी बड़ा डरा दिया। मैं ये कहता हूँ इसके लिए हमें SOP फॉलो करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साफ़ सफाई रखें, हाथ बाहर जाते हैं बार बार साबुन से वॉश करें, डेली नहाएं साबुन से, उसके बाद मास्क को डाल के रखें। और जो भी कोरोना से लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहले डॉक्टर्स में जो देखता हूँ वो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ जो है बिल्कुल फ्रंट रो जो इसके डील कर रहे हैं, चाहे लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है, मेडिकल असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग ना स्टाफ है, या जितने भी NOs हैं जो 24 आवर उनकी लाइफ रिस्क में, वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको मैं सलूट करता हूँ। और उसके साथ उनको पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, प्रॉपर उनको गाइडेंस रहे, ताकि कम से कम वो इन्फेक्टेड हों तो पेशेंट केयर ठीक रहे। दूसरा, हॉस्पिटल और आइसोलेशन सेंटर जिस तेज़ी से 3-4 दिन में बढ़ा, जम्मू कश्मीर में 1300 कुछ केस आए हैं, पूरे नेशन में 90,000 से ऊपर आए हैं। तो ये बड़ी चिंता है, हमारे हॉस्पिटल कम हो जाएंगे, हमारे वार्ड कम हो जाएंगे, बेड कम हो जाएंगे, इतने हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, सरकार इसमें काम करे। मैं ये कहता हूँ इस मामले में हम सरकार के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर तरीके से योगदान, ब्लड से लेके जो भी हमारे तरफ से बन सकता है, हम इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार को मशवरा देने के लिए, सरकार को योगदान देने के लिए और अपने लोगों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। और जो लोग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी हम सलूट करें, कंट्रीब्यूशन करें। मैं मीडिया से भी मेरी बात रहेगी, ये सबकी जिम्मेवारी ड्यूटी है, अकेला एक पार्टी या एक व्यक्ति की नहीं है, सबको मिलके काम करना है। ये हमारे देश के लिए चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमनिटी के लिए एक खतरा है। और इसको इकट्ठे होकर हम लड़ेंगे तभी बात होगी, बातों से नहीं बात होनी है। सिर्फ हम दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन रूम में जाके स्टेटमेंट देंगे या एहमान की बात कर लेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उससे बात नहीं बदलने वाली। आप ग्राउंड में जाइए और लोगों की हालत देखिए, आप स्लम के एरिया में जाइए, बम्बे की झुंपड़ियों में जाइए, आप उस तरीके से हालात बनाए। और जम्मू कश्मीर में भी आप उस तरीके से हालात बनाना चाहते हो, स्लम थोड़ा बनाना है। जहाँ हम लोग खुशहाल लोग थे, आपने जहाँ लोगों को पीड़ा दी है और दर्द दिया है और ऐसे ऐसे इशू बन रहे हैं जहाँ मैं ये कहता हूँ जिसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार ना काम करना चाहती है, सरकार सिर्फ जवानी जवा खर्ची। आज देखो देश की मीडिया में चर्चा देखो ना, अर्नब गोस्वामी साहब को सुनो, दूसरे को सुनो, कभी कोविड की वह चर्चा है नहीं हो रही है, आपकी बेरोजगारी पे चर्चा है, अहम मुद्दा है, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग पोजीशन है। पिछले 50 वर्ष में जो हमारी बेरोजगारी की दर थी वो आज हम देश को वहाँ खड़ा कर दिया। आप 50 साल पीछे गए हैं। अर्थव्यवस्था की जो आज से 47 में 17 साल पहले हालत नहीं थी, उससे भी बदतर हालत कर दी है आपने। तो ये है, करप्शन का लेवल इतना है,
आया रोज जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, इनके मंत्री रोज़ कहीं लैंड ग्रैबिंग में, एक कभी कठुआ में मसला एक आता है, कभी जम्मू में मसला आता है, आप मंदिर की लैंड भी ग्रैब करना चाहते हैं। वहाँ हमारी लीडरशिप पूरी कांग्रेस पार्टी की और आम नागरिक जो जम्मू के मंदिर की सेफ्टी के लिए, ये मंदिर भगवान तक नहीं बख्श रहे हैं, इनको पाप लगेगा, मैं ये कहता हूँ। और ये भगवान इनको सद्बुद्धि दे, माता वैष्णो इनको सद्बुद्धि दे। इनकी भूख इतनी बढ़ गई है, ऐसा लगता है 70 साल में ये पावर से बाहर रहे, आप 3, 4, 5 साल में ही सारी लूट कुसूट करके तो अपना घर भरना चाहते हैं। ये अन्याय होगा, मैं ये कहता हूँ। बीजेपी ने ना ही रोजगार दिया है, ना ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काम करी है, ना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को आगे बढ़ाया, और करप्शन में लिप्त हो गई है। इनके लीडर आम लोगों को, अधिकारियों को कहाँ रोकेंगे? ये इनके लीडर जो हैं, इनके एक्स मिनिस्टर जो हैं, इनके एमपी हैं, इनके सांसद जो हैं, वो इस लूट में शामिल हैं, और आया रोज़ इनके पर मसले आते जा रहे हैं। और इनके कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, इनकी सरकार इनके बार बार ये मसले उठा रही है, और मोदी जी आंख बंद के बैठे हैं। उन्होंने जहाँ का अकाउंटेबिलिटी कमीशन ख़त्म कर दिया, कहाँ लोकपाल है, लोक आयुक्त कहाँ है, ये एजेंसियाँ कौन देखेगा? तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये अपने लोगों को उन्होंने छूट दी है बीजेपी ने, मोदी ने, कि डट के आप करप्शन करो, लूटो रिसोर्सेज को। इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। आम युवाओं को कहता हूँ, बीजेपी के साथ जो बड़ी हमदर्दी रखते हैं, अंधभक्त हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि इनकी साजिश को समझिए और आप एकजुट होके देश के बचाना है, देश के लोगों को रोजगार बचाने हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है। इसके लिए इस कोविड के पेंडिंग से लोगों को बाहर निकालना है, लोगों की मदद करनी है। मिलजुल के आप आइए और इनके करप्शन के जो स्कैम है उनको एक्सपोज करना है। मिलजुल के मीडिया भी काम करे, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा, और मैं बीजेपी के अंधभक्तों को कहता हूँ कि अंधभक्ति से बाहर निकल के और असलियत को समझें और इसके लिए मिल के काम करें। इतनी बात कहते हुए जय हिंद। ओके सर, अगर बात किया जाए अभी टोल्स की, अभी जगह जगहों पे टोल्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, जो अगर देखा जाए कि जो जम्मू के अवाम है, जम्मू के लोग हैं, वो काफ़ी नाखुश है जो जगह जगहों पे टोल्स को इनिशिएट किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये टोल का बड़ा ही अहम इशू है, आपने अच्छी बात की है। बहुत से इशू आ गए हैं, कहीं कहीं ये इशू गायब हो जाते हैं जो लोगों से पर्टेन करते हैं। इस ग्लोबल महामारी में और इस पेंडिंग के बीच आम नागरिक परेशान है। मजदूर से मैंने पहले कहा, वो अपनी मजदूरी के लिए परेशान है, व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के लिए परेशान है, बेरोजगार युवा उसके लिए परेशान है, और उसके ऊपर एक और सरकार ने प्रहार किया है, मैं ये कहता हूँ, और गहरी पीड़ा दी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। चाहे वो लखनपुर का टोल पोस्ट हो, चाहे आपकी ठंडी कोई हो, चाहे वन का हो, चाहे नासरी टनल का हो, चाहे और भी सुनने में आ रहा है रिंग रोड में खनूर में भी लगेंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है, घोर अन्याय है। और इस हालात में जहाँ इतनी आर्थिक तंगी है लोगों को, जिनके पास काम नहीं रहा, 2 वक्त की रोटी पूरा करना इतना मुश्किल है, और इस तरीके से सरकार, केंद्रीय सरकार इस तरीके से टोल लगा के और उसके रेट भी इन्हांस करके, कहाँ 65 था, 70, 75, 85 है लखनपुर में, इतना महंगा टोल, और आप उनसे वसूल करोगे, ये अन्याय होगा। और इसके खिलाफ बहुत रोष है जम्मू कश्मीर में। लोग, आम नागरिक, लखनपुर में लोगों ने तोड़ दिया था, हम उसके खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आज भी हम कह रहे हैं, मगर सरकार को कोई शर्म नहीं है, कोई अपने लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं है, कोई लोकतंत्र की गरिमा को नहीं समझते, कोई संवेदना नहीं है कि इतनी पीड़ा में है लोग, इतने कष्ट में है लोग, और इनका बोझ हम हल्का करें, इनकी मदद नहीं कर सकते आप, कम से कम इन पे और बोझ मत डालें। और टोल एक अतिरिक्त बोझ है, और जहाँ के लोगों को और पीड़ा देने वाली बात है। ये मैं कहता हूँ ये एक ऑर्गेनाइज लूट है बीजेपी की, और इनके सांसद जो हैं, चाहे केंद्र में मंत्री हैं, चाहे सांसद हैं, इस लूट में शामिल हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी जहाँ के लोगों से पैसा लूट के और अपने घर भरना चाहती है। ये न्याय के खिलाफ आवाज़ जब तक ये बंद नहीं करते, ये आवाज़ जम्मू कश्मीर में उठती रहेगी, और इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे।
जी सर, शुक्रिया आपका बहुत। सर आज आपको पता ही है आज वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, तो इसी बात पे मैं आपको एक सवाल कहना चाहती हूँ सर। यहाँ पर एक नया गवर्नमेंट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम ले आया है एक एजुकेशन को चेंज करने के लिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक डोमेन में पूरा आया नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। ये जो मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वो अलग बात होगी, जो डॉक्यूमेंट होगा पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी अलग होगी। देखो, जब 2014 में ये टोल पोस्ट लगनी थी तो बीजेपी के कार्यकर्ता और इनके लीडर इसको तोड़ने के लिए लोगों को लेके आ गए थे और कांग्रेस का विरोध किया और हमने वो उन टोल पोस्टों को बंद कर दिया। आज जो साथ में होकर लगा रहे हैं और उसमें पार्टनर हैं, तो यही बात है। जो डॉक्यूमेंट सामने से दिखाया वो देखने में बड़ा सुंदर है, अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, कलरफुल होगा। उसमें बीच में क्या डाला होगा वो पता चलेगा। डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आए, उस पर चर्चा करेंगे। मुझे जो मोटे नट शल में मिला है, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को डालने की कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं देश के जो नाम फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने देश की जंग आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी हैं, उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये गोडसे की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये गोडसे को हीरो बनाना चाहते हैं। गांधी जी को मैं इनके लेख देखता हूँ, गांधी जी को ये विलन बनाना चाहते हैं। इनकी पॉलिसी ये रहेगी। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा हरि सिंह जी तक ये कोसेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, जो मुस्लिम लीग के साथ वहाँ हुकूमत में थे बंगाल में। आपको मालूम होना चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के खिलाफ और वहाँ की मुस्लिम लीग के साथ वेस्ट बंगाल का विभाजन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का रोल रहा है। वहाँ 3 सूबों में हुकूमत रही। जनसंघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उससे मुस्लिम लीग के साथ मिलके उसकी सूबों की हुकूमत में रहे 47 से पहले, और वहाँ मिनिस्टर भी रहे। मिनिस्टर के पोर्टफोलियो एंजॉय करते रहे और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी जो कांग्रेस की लीडरशिप में लड़ी जा रही थी उसको सबोटाइज करते रहे। बाद में आके नेहरू जी की कैबिनेट में भी शामिल हुए। जब तक कैबिनेट में रहे तो दफ़ा 370 की वकालत भी करते रहे। जब कैबिनेट से बाहर आ गए तो 370 की मुखालफत करते रहे। तो ये मैं ये कहता हूँ उनकी दलगत नीति है। ये आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जॉब ओरिएंटेड पॉलिसी हो, युवाओं को जो दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करने वाली पॉलिसी हो, देश के अंदर कौन से सेक्टर में ज़्यादा मैन पावर और प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई करके वही प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाएं, सस्ते एजुकेशन हो। एजुकेशन में हिंदुस्तान की जीडीपी का कम से कम 10% हिस्सा खर्च किया जाए। उसमें ये काम कर रहे हैं। जो यूपी के टाइम में एजुकेशन में जो हेल्थ और एजुकेशन में जो खर्च किया जाता था उसको इन्होंने 50% रिड्यूस किया, 75% कम कर दिया इन्होंने। और पॉलिसी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट ला के करेंगे, कहीं ना कहीं इतिहास से तोड़ फोड़ करेंगे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री को दोबारा रीराइट करना चाहते हैं और गांधी जी की पॉलिसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, जिसको पूरी दुनिया ने माना। पूरे वर्ल्ड वाइड गांधी जी की जो पॉपुलरिटी है और सत्य और हिंसा का जो प्रचार दुनिया उसको मानती है, उसको ये नेगेट करना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। और नथुराम गोडसे जी की पॉलिसी को अडॉप्ट करके देश के अंदर अफरा तफरी नफरत के बीज बोना चाहते हैं। वो देश के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। मैं ये कहता हूँ इनके पास ना नीति है ना कोई पॉलिसी है। अपनी विचारधारा अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। इनके पर देशवासी अब यकीन नहीं करते हैं। अब लोगों का विश्वास उठ गया है। जो हालत इन्होंने जहाँ के युवाओं की बनाई है बेरोजगारों, जो हालत इन्होंने अर्थव्यवस्था की बनाई है, ऐसे ही ये एजुकेशन में भी बनाना चाहते हैं। उसके लिए मैं ये कहता हूँ इनको सबको कॉन्फिडेंस में लेके और जो अहम चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए और बजाय उसमें नया पॉलिसी के बजाय जीडीपी का पोर्शन बढ़ाएं और 10% जीडीपी भारतीय का जीडीपी का पोर्शन हिंदुस्तान की एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करें, ताकि एजुकेशन सस्ती मिले, क्वालिटी की एजुकेशन मिले और लोगों को इंटरनेशनल कंपटीशन करने में हमारे जो आगे बढ़ें। सर 4G की अगर बात की जाए, अभी 1 साल होने को आया है कि हमारे यहाँ 4G रेस्टोर नहीं हो गया है। यूटी जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल से अभी 4G रेस्टोर नहीं हुआ है। तो अभी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में 4G की जो रेस्टोरेशन है 2 डिस्ट्रिक्ट में हो गई है, पहला गांदरबल और दूसरा उधमपुर।
सर जबकि जम्मू डिज़र्व करता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहा है जम्मू अगर देखा जाए, तो जम्मू में 4G नहीं छोड़ा गया सबसे पहले। तो एक साल के बाद, क्योंकि काफ़ी यूथ सफ़र कर रहे हैं, एजुकेशन के हिसाब से बात की जाए, स्टडीज़ के हिसाब से बात की जाए, तो यूथ हमारी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। बिजनेसेस की भी अगर बात की जाए, सफ़र कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि जम्मू में क्यों नहीं रेस्टोर हो गया ये 4G सबसे पहले? देखो, हमें हमेशा ये मांग करते आ रहे हैं 4G को तुरंत लागू किया जाए जम्मू कश्मीर में और बहाल किया जाए। दूसरी बात ये में रही है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ है, एंटी यूथ पॉलिसी हैं, वो देश की और प्रदेश की जनता, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता और युवा समझ गया है। आज युवा सोशल मीडिया में बीजेपी को बुरी तरह लताड़ रहा है, बुरी तरह कोस रहा है। तो इनकी अंदर खाने में कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है, मगर ये उनको अनडू नहीं करना चाहते। ये लोगों की आवाज़ बंद करके सोशल मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रख के और अपने आइडियोलॉजी को लोगों में थोपना चाहते हैं, इसलिए ये 4G किया है। जहाँ मुझे आपको भी मालूम है, पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है, जम्मू में मेजॉरिटी हम जो लोग हैं डोगरा लोग हैं। डोगरा कौम बहादुर कौम रही है, देश के हर चुनौती में देश के साथ डोगरों ने काम दिया। आज़ादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, डोगरों की चाहे मिलिटेंसी में आप देखो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में दी है, जम्मू कश्मीर पुलिस में दी है, और इसके बाद पहले भी हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में डोगरा, हालांकि जम्मू कश्मीर अंग्रेज़ों के मदद नहीं था, ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं था, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपने प्राणों की ओतियाँ दी हैं। मैं कहता हूँ डोगरा हमेशा देश के साथ रहा है। डोगरा से बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं है, नेशन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जहाँ नेशनल सिक्योरिटी सुरक्षित रहे, भारतीय मातृभूमि के लिए प्राणों की ओती देने के लिए तैयार है। और उसके बाद जम्मू को आप 4G से वंचित रखते हो, ये अन्याय होगा, ये नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ अन्याय कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ जो नेशनलिस्ट फोर्सेस को 4G से दूर रखना चाहते हो, डिजिटल इंडिया के नारे देने से बात नहीं बनेगी। डिजिटल इंडिया की सुविधा आप दो और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के लोगों के कंपटीशन से दूर रखना चाहते हो, आप बड़े देशद्रोही हो। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, वो लोग देशद्रोही हैं जिनको आप उनसे दूर रखते हो, उन राइट से दूर रखते हो, हक से दूर रखते हो, आप देशद्रोह कर रहे हो, जम्मू के डोगरों को द्रोह कर रहे हो। एक बात क्या बात है, आपने एक साल से 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में पूरा लॉकडाउन रखा आपने, टोटली आपने पेंडिंग के से पहले भी 144 धारा लगा के स्कूल बंद रखे हैं। 1-1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, एजुकेशन का क्या हुआ? 4G आपने नहीं रखा, 2G अभी शुरू किया, बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन कैसे चलेगी? आपने तो कहीं ना कहीं इस कौम को कहते थे बुजुर्ग कि किसी कौम को पीछे करना है, उसको कमज़ोर करना है, उसकी नौजवान नस्ल को कमज़ोर कर दो। तो इन्होंने दोनों काम वो किए हैं, नौजवानों को एजुकेशन के स्टैंडर्ड से इंटरनेशनल नेशनल लेवल के पैरामीटर से दूर रखा है 4G नहीं देने से, और स्कूल बंद करके, और कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को जो एक बड़ी नाम अच्छा ब्रेन रखती है और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये लोग पीछे रख के और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग रखना चाहते हैं। ये अन्याय होगा और बीजेपी को थोड़ी भी शर्म है, थोड़ा भी है। और कहाँ बताएं जम्मू में कौन सा एंटी नेशन लोग हैं जो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे? जम्मू के लोग जो है विदाउट वेपन, विदाउट यूनिफॉर्म देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं। बॉर्डरों में आप देखें लोग डटे हुए हैं, बेचारे गोली का सामना कर रहे हैं, बड़े बड़े हैवी शेलों का सामना कर रहे हैं, मगर बॉर्डर में अपना घर नहीं छोड़ते वो लोग, जानों की प्राणों की ओती देते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यह सब के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूँ ये अन्याय होगा। वो 4G को आप सिर्फ आप
बंद करके जहाँ की नौजवान पीढ़ी को आप पीछे रखना चाहते हो, ऐसे ही बिजनेस नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो हर प्रकार से आप हमें बैकवर्ड करना चाहते हो, ये अन्याय होगा। और बीजेपी को मुझे पता नहीं समझ आती किस बात से डरते हैं। युवा कहीं ना कहीं विरोध इनका कर रहे हैं, सोशल मीडिया में देखता हूँ, उस विरोध से डर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विरोध से डर रहे हैं कि ये बात उठाएंगे। मीडिया तो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा है, सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल करेंगे? मीडिया तो इनकी स्तुति करता रहता है सुबह से लेके, मोदी जी की आगे पीछे घूमता है, प्रदक्षिणा करता है, उनके आरती उतारता रहता है। तो सोशल मीडिया को इन्होंने कंट्रोल करने का कोई फार्मूला नहीं है, उस फार्मूले को डिवाइस कर रहे हैं। जब तक इनके पास वो फार्मूला आ जाएगा फिर 4G भी लागू होगा। फिर ये कांग्रेस की बात, अपोजिशन की बात, जहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगारों के युवाओं की बात, जहाँ के व्यापारी वर्ग की बात है, कौन सुनेगा, कौन वहाँ रखेगा? यही एक कारण रहा है। थैंक यू सो सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ है कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर, जिन्होंने अपनी ओपिनियंस हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहती हूँ। मैं अफनान, कैमरामैन मनदीप के साथ, CNN न्यूज़ जम्मू।